प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, क्या ये काइंड्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के? क्या ये सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की ही कैटेगरी में आते हैं? हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। इस वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और इनके रिगार्डिंग है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 क्या कहता है। इस एक्ट में इनके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं या ये कौन कौन से सेक्शंस के अंदर जो डिफाइन किए गए हैं, तो ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसमें एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डीम्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय द कस्टम एंड यूजेस ऑफ ट्रेड, कौन कौन से जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आप इस सभी टॉपिक को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स की जितनी भी वीडियो हैं वो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर सेक्शंस हैं उन सभी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो है, उसकी भी एक वीडियो अपलोड की गई है, तो वो आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हो। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि काइंड्स क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, कितने प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जनरली क्या कहा जा सकता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनको ब्रॉडली टू काइंड से या टू काइंड में इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। नंबर एक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट और लॉ, यानी कि लॉ के अंदर कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और सेकंड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बाय कस्टम और यूजेस ऑफ अ ट्रेड, यानी कि कस्टम्स या ट्रेड के अंदर बार बार यूज होने से कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसके अंदर, यानी कि डीम्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट और लॉ। लॉ के अंदर यानी कि स्टैट्यूट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 13 जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का क्या कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो कि पेएबल है आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, इसीलिए इन सभी को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैट्यूट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन, जो अभी ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, जो कि सेक्शन 30 जो कि नेगोशिएबल एक्ट के सेक्शन 13 में प्रोवाइड की गई है, तो उसके आधार पर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 3 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोमिसरी नोट, सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड है चेक्स। तो अब इन तीनों काइंड्स हैं, इनको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रोमिसरी नोट, जो कि हमारे सेक्शन 4 के अंदर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि एक प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न नॉट बीइंग अ बैंक नोट और ए करेंसी नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, क्या कहती है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन कहती है कि प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटर्न के अंदर है, नोट बीइंग बैंक नोट और करेंसी नोट, यानी कि वो करेंसी नोट और बैंक नोट नहीं है, और जो कि कंटेन क्या करता है, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जो कि साइंड किसके द्वारा होगी, मेकर के द्वारा जो उसको मेक करता है, और किस लिए होती है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू किसको, टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, यानी कि किसी एक सर्टेन व्यक्ति को जिसके लिए वो ऑर्डर किया गया उसको, या फिर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट के बियरर को। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोमिसरी नोट के, जिसको हम देख सकते हैं कि क्या वो प्रोमिसरी नोट है या नहीं है। जैसे फर्स्ट क्या है कि आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। यहाँ पर मैं प्रोमिस करता हूँ क्या, बी को 500 रुपये पे करने का, तो यहाँ पर ये है जो प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में आता है। सेकंड क्या कहता है कि आई प्रोमिस टू पे 500, बी को 500 पे करने का प्रोमिस करता हूँ, बट यहाँ पे इसने कंडीशन अप्लाई कर दिया, फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच मे ओन मी, यहाँ पर उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी इस डेफिनेशन के अंदर देखा है कि जो प्रोमिसरी नोट है वो शुड बी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, तो यहाँ पर कंडीशन है, तो इसका मतलब ये प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक प्रोमिसरी नोट है वो कंटेन एक प्रोमिस बाय द डेटर टू द क्रेडिटर को, किस लिए, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर सर्टेन डेट,
सर्टेन डेट के बाद में। Hence, it is always drawn by the debtor। तो इसीलिए ये हमेशा डेटर के द्वारा ही ड्रॉन होता है, जिसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का मेकर कहते हैं। और जो प्रोमिसरी नोट है वो मस्ट बी साइन रिटन एंड ड्यूली स्टाम्प्ड। तो हम यहाँ पे इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं, जो कि हमारे ऊपर सेक्शन अभी हमने जो 4 के अंदर डिस्कस किया था वो क्या कहता है कंडीशंस के बारे में एक वैलिड प्रोमिसरी नोट्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर 6 कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट क्या है कि इट मस्ट बी इन रिटन एंड साइंड बाय द मेकर, ये रिटन होना चाहिए, मेकर के द्वारा साइन होना चाहिए। सेकंड क्या कहता है कि देयर मस्ट बी अंडरटेकिंग और अ प्रोमिस टू पे, यहाँ पर एक अंडरटेकिंग या प्रोमिस होना चाहिए पे करने के लिए, और जो प्रोमिस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि प्रोमिस मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ओनली, प्रोमिस किस लिए होना चाहिए, ओनली और ओनली मनी के लिए, न कि किसी अदर थिंग्स के लिए अदर देन द मनी। और जो अमाउंट पेएबल है वो मस्ट बी सर्टेन, जो अमाउंट पेएबल है वो सर्टेन होना चाहिए, लमसम में या फिर जो कि सर्टेन नहीं है, कुछ ऐसा अमाउंट नहीं होना चाहिए। 6 क्या कहता है कि पे मस्ट बी सर्टेन, उसमें जो प्रोमिसरी नोट है उसमें जिसको पे करना है वो पे भी सर्टेन होना चाहिए, यानी कि उसमें उसका नेम मेंशन होना चाहिए कि उस पार्टिकुलर पे को ये है प्रोमिसरी नोट है वो पेएबल होगा, तो ही एक प्रोमिसरी नोट है वो वैलिड होगा एज पर दी सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब सेकंड टाइप बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि हमारे सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर क्या बताया गया है कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेन एन अंडर अनकंडीशनल ऑर्डर, जो कि साइंड होता है बाय द मेकर के द्वारा, और डायरेक्शन क्या होती है एक सर्टेन पर्सन को, किसी व्यक्ति को, किस लिए, टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इस डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसके अंदर मेकर के द्वारा साइन होता है, उसके अंदर डायरेक्शन होती है कि एक सर्टेन जो पर्सन को है उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी है वो पे की जाए, किस पे, या तो टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन या फिर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस बियरर को। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो प्रोमिसरी नोट से है वो डिफरेंट है। प्रोमिसरी नोट के अंदर क्या होता है कि एक प्रोमिस होता है जो कि मेकर के द्वारा मेड किया जाता है सर्टेन मनी को पे करने के लिए, जबकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या है एक ऑर्डर होता है, किस लिए, टू पे करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोमिस एंड ऑर्डर का ये डिफरेंस है, एक प्रोमिसरी नोट से अलग। एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कंटेन करता है, एक ऑर्डर फ्रॉम द क्रेडिटर, क्रेडिटर से किसको, डेटर को, क्या, टू पे करने के लिए सर्टेन सम ऑफ मनी, किसको, टू सर्टेन ए पर्सन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, कुछ सर्टेन पीरियड के बाद में, बट देयर इज ए नो पार्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं दिया गया है जिसके थ्रू इसको फिल किया जा सके। बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज होती हैं जो कि हैं एक पर्सन जो ड्रॉ करता है उसको ड्रॉर कहते हैं, एंड द पर्सन ऑन वूम इट ड्रॉन, जिसके ऊपर ये ड्रॉन किया है उसको ड्रॉई कहते हैं, और जो एक्सेप्टर है एंड द पर्सन जिसको अमाउंट है वो पेएबल है उसको पेई कहते हैं। और ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इन रिटर्न, रिटर्न में होना चाहिए, और ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी एंड मनी ओनली, ये ओनली एंड ओनली मनी पे करने के लिए होना चाहिए। यहाँ पर कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है या कंडीशन कह लें बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो कि हमने एज पर द सेक्शन 5 के आधार पर ली गई है, वो क्या है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एक बिल ऑफ एक्सचेंज की कि रिटर्न में होना चाहिए, एंड ऑर्डर क्या होना चाहिए इसके अंदर, टू पे करने का एक ऑर्डर होना चाहिए जो कि अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर इसके अंदर किसी भी तरह की कोई कंडीशन इंपोज की जाती है तो वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या पे करने के लिए होना चाहिए, ओनली एंड ओनली मनी को पे करने के लिए होना चाहिए। एंड 5th कंडीशन क्या है कि ये इसमें 3 पार्टीज होनी चाहिए जो हमने अभी डिस्कस की है, एंड जो इंडिकेशन है ऑफ ड्रॉई की, जो ड्रॉई के रिगार्डिंग इंडिकेशन है वो रीजनेबली सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कि जो ड्रॉई है वो सर्टेन होना चाहिए, उसके अंदर मेंशन होना चाहिए वो व्यक्ति जो कि एज ए ड्रॉई है। नेक्स्ट यानी कि 3rd काइंड क्या है, चेक, जो कि हमारे सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर डिफाइन किया गया है। उसमें क्या कहा गया कि चेक क्या है, वो क्या है, इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉन होता है ऑन ए स्पेसिफिक बैंकर, नोट एक्सप्रेस्ड टू पेएबल अदरवाइज देन ऑन ए डिमांड, एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक एंड ए चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के आधार पर क्या क्लियरिफाई होता है कि चेक है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो तो किसी के ऊपर भी स्पेसिफाइड ड्रॉन किया जा सकता है, ड्रॉ भी वहाँ पर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो
चेक है वो ओनली एक स्पेसिफिक बैंकर के ऊपर ड्रॉ होता है और ये जो पेएबल होता है ओनली ऑन डिमांड के ऊपर ये पेएबल होगा। एंड इसमें क्या कौन कौन से चेक्स के फॉर्म्स है उनको इंक्लूड किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक, यानी कि एक ट्रंकेटेड चेक है उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज होगी। एंड एक चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि एक चेक है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की जितनी भी एसेंशियल्स हैं वो पोजेस करनी चाहिए। और इसमें क्या है एक एडिशन में कि इट मस्ट ड्रॉन अपॉन ए बैंकर, एक स्पेसिफिक बैंकर के लिए ही ये ड्रॉन होता है। सेकेंडली क्या है कि एक चेक मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड, यानी कि चेक को पेएबल होगा ओनली ऑन ए डिमांड। इट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड क्या किया गया है, ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये डेफिनेशन है वह सब्सटीट्यूटेड है इन द प्लेस ऑफ ओल्ड सेक्शन 6, जो पहले पुराना ओल्ड सेक्शन 6 था उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट की गई है बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 2002 के द्वारा। तो ये जो प्रोविजन थे चेक के रिगार्डिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग, प्रोमिसरी नोट के रिगार्डिंग, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर प्रोवाइड किए गए थे। और इस एक्ट की सेक्शन 13 के आधार पर हमने है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जो 3 काइंड्स हैं उनको डिस्कस किया है। अब इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन, यानी कि जो डीम्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बाय कस्टम एंड यूजेस ऑफ ट्रेड, वो क्या है वो कहते हैं, वो डिस्कस करते हैं अभी। तो some other instruments have acquired the character of negotiability by custom or uses, यानी कि जो कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्होंने एक करेक्टर है नेगोशिएबिलिटी का वो एक्वायर कर लिया है कुछ कस्टम्स के थ्रू या बार बार ट्रेड के अंदर यूज होने की वजह से। तो यहाँ पे सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वो क्या रिकॉग्नाइज करता है कि दैट एक इंस्ट्रूमेंट है वो मे बी नेगोशिएटेड बाय द लॉ और कस्टम। उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि एक इंस्ट्रूमेंट है उसको नेगोशिएटेड किया जा सकता है बाय लॉ और कस्टम। इसीलिए एक गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, सहयोग हुंडी, डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रिसिप्ट्स हैव बीन फाइल्ड टू बी नेगोशिएबल बाय द यूजेस ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड, यानी कि ये जो हुंडीज हैं, डिलीवरी ऑर्डर्स हैं, रेलवे रिसिप्ट्स हैं, इस तरह के कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बाय द कस्टम या यूजेस ऑफ ट्रेड के थ्रू इनको नेगोशिएबल कर दिया गया है, जिनके आधार पर इसके अंदर कुछ करैक्टर आ गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के। तो इसीलिए इनको एक कंसिडर किया जाता है डीम्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे। तो ये हमने इस वीडियो में जितने भी प्रोविजंस थे रिगार्डिंग द काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस थे जो कि हमारे एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए थे उनको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इनके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे अब, और आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियोज़ है इसके थ्रू आपके दोस्तों के भी डाउट क्लियर हो तो आप ये उनके साथ में शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो मिस ना करें। और इस चैनल पे हमने जो ट्रेडमार्क की प्लेलिस्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की प्लेलिस्ट है वो अपलोड कर रखी है जो कि आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हो। सीपीसी के रिगार्डिंग भी कुछ वीडियोस हैं वो डाली गई हैं। आगे इन फ्यूचर में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है वो डालते रहेंगे, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग।